नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि कल देर शाम 12 आईपीएस अधिकारियों और 35 पीपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं और इसमें से जो पहली बार जो अधिकारी हैं जिनको तैनाती मिली है, एक बड़ी बात है क्योंकि 2022 बैच के अधिकारी बताए जा रहे हैं जिनको ये तैनाती मिली है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के और साथ ही साथ नए अधिकारियों पर ज्यादा दारोमदार सौंपा जा रहा है और इनके ऊपर जो पुलिस की व्यवस्था है या उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए इन बेहतरीन और शानदार अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है और इसमें 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, साथ ही साथ 35 पीपीएस अधिकारियों को भी जिम्मेदारी मिली है। लगातार कानून व्यवस्थाओं को लेकर के सीएम योगी संजीदा रहते हैं और लगातार बैठकें करते हैं और साफ तौर पर जो डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी हैं उनके ऊपर ज्यादा भरोसा जताया जाता है क्योंकि बुधवार को भी 5 आईएएस अधिकारियों को ट्रांसफर हुआ था। ऐसे में एक बार फिर से 12 आईपीएस अधिकारी और 35 पीपीएस अधिकारी को नई जिम्मेदारी मिलने से साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि अधिकारियों को प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए जो डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं जिले में तैनाती दी जा रही है, जिससे पूरी जो कानून व्यवस्था है उस पर बेहतर तरीके से न सिर्फ उसकी कमांडिंग की जा सके, उसको न सिर्फ रूटीन चेकअप किया जा सके, बल्कि कानून व्यवस्था बरकरार रखी जा सके कि कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई ना तो दंगा हो ना कोई फसाद हो। क्योंकि बार बार आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से सुना होगा कि यूपी में सब चंगा है, तो शायद यही कारण है कि लगातार आईपीएस अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं उनके तबादले हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में कई जिलों के कप्तान भी बदले गए थे। ऐसे में लगातार एक के बाद एक आईपीएस अधिकारियों को लेकर के लिस्ट निकल रही है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, आज फाइनल लिस्ट आने वाली है एसआईआर सूची की। आज फाइनल वोटर लिस्ट आने वाली है 12 बजे। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है यूपी के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद आज ये जो एसआईआर को लेकर के जो लिस्ट आने वाली है वो फाइनल मतदाता सूची आज प्रकाशित हो जाएगी और अब ये लोक भवन में मीडिया सेंटर में होगी, वहां पर ये पीसी के जरिए सारी चीजें डिटेल से की जाएगी। तो इससे पहले 11 बजे जो तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता थे उनके साथ बैठक होनी थी और 12 बजे की पीसी में आज की डेट में ये क्लियर हो जाएगा कितने मतदाता उत्तर प्रदेश से हटे हैं और कितने मतदाता उत्तर प्रदेश में नए जुड़े। लेकिन जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, 2 करोड़ के करीब मतदाताओं के नाम हटे हैं उत्तर प्रदेश में। अब देखने वाली बात होगी कि जो फाइनल जो सूची जो लिस्ट आती है, जो प्रकाशित की जाती है, उसमें कितने मतदाताओं के नाम हटते हैं। तो इस सूची का इंतजार है। बहुत जल्द जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें इस मतदाता सूची को जो लेकर के, जो लिस्ट को लेकर के कितने मतदाताओं के नाम जुड़े हैं या घटे हैं, ये क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी बड़ी खबर है? हेलो। बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ कभी भी पीछे नहीं रहता, चाहे जिस मामले में हो, राजनीति से लेकर के हर चीजों में प्रतापगढ़ अव्वल नंबर पे होता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था बीते सोमवार को कि किस तरीके से 2 नेता आपस में भिड़ गए और किस तरीके से राजनीति काफी गरमाई हुई है। फिर से एक बार कल देर शाम ऐसे ही प्रतापगढ़ में एक नगर पंचायत में देखने को मिला। साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस तरीके से शिवाकांत ओझा और पूर्व विधायक धीरज ओझा दोनों आपस में भिड़े थे। लेकिन अब की बार बस विधानसभा चेंज हुई है और विधानसभा है सदर विधानसभा। सदर विधायक को इन्वाइटेड किया गया नामित सभासदों को जो है शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन देखिए घनघोर बेइज्जती की गई क्योंकि एक तरीके से भाजपा को ही समर्पित है सचिन सिंह सोलू और सीधे तौर पे किस तरीके से 1.5 से 2 घंटे के आसपास नगर पंचायत के बाहर उन्हें गाड़ी में बैठने पे मजबूर किया गया। फिलहाल सवालिया निशान खड़े होते हैं उन सदर तहसील के एसडीएम के ऊपर, सवालिया निशान खड़े होंगे कि नगर पंचायत अध्यक्ष के ऊपर। अगर मैं पहले तो विधायक ने कहाँ कंप्लेन की है, मेरे पास विजुअल है। विधायक से मैंने कांटेक्ट करने का प्रयास किया था बट काफी बिजी शेड्यूल था। देखिए प्रतिनिधि हैं और अब खास तौर पर सीधी बात है कि जो है समय अब उनके पास वैसे भी नहीं है क्योंकि 2027 का चुनाव एकदम पास आ चुका है और उसमें उसकी भी तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं एक छोटा सा पहले आपको एक वो दिखा दूं, कार्यालय पे मैं हूँ
लेकिन विधायक प्रेजेंट टाइम में कार्यालय से न होकर तो क्षेत्र में भ्रमण पे है, क्योंकि सिटी में भी नामित सभासदों का जो सिटी नगर पंचायत है वहां पे भी नामित सभासदों का जो है शपथ ग्रहण समारोह है। अब वहां पे भी वो इनवाइटेड है, और कुछ स्कूल्स में जो है उनके प्रोग्राम लगे हुए हैं, क्योंकि एनुअल फंक्शन के दिन चल रहे हैं। तो साफ तौर पे मेरे पास वो शॉर्ट्स है किस तरीके से विधायक अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में डबल वन में बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। गेट पे ताला लगा दिया गया है और साफ तौर पे दिखाई दे रहा है उनके गनर, उनके समर्थक, उनके प्रतिनिधि उनके साथ में खड़े हैं, लेकिन कोई भी जो है व्यक्ति बाहर नहीं आता है कि हाँ विधायक जी आप एक प्रतिनिधि हैं। एक विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोटोकॉल के तहत बुलाया जाता है, लेकिन एक प्रतिनिधि के साथ ऐसा काम करना शायद जो नगर पंचायत अध्यक्ष है उनको भी नगर पंचायत अध्यक्ष को भी बाहर आना चाहिए था, बस वो बाहर नहीं है। मेरे साथ सचिन सिंह सोलू भी जुड़े हुए हैं, लेकिन तो पहले मैं शॉर्ट दिखा दूं और उसके बाद फिर आगे बात की जाती है। दो जने पकड़ जा रहे लगा लो। बिल्कुल, देखिए जिलाधिकारी से मिल करके लौट रहे हैं अखंड, साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि नाराजगी पूरी भरपूर है विधायक की राजेंद्र मौर्य की। मेरे साथ सचिन सिंह कोलू जुड़े हुए हैं अखंड, आप सीधे सवाल भी कर सकते हैं। सचिन जी, सीधा सवाल आपसे है कि पहली बात तो एक प्रतिनिधि वो जो है आता है और नामित सभासदों का जो है साफ तौर पे प्रोग्राम रखा गया था, शपथ ग्रहण का समारोह था, लेकिन एक विधायक को 1.5 घंटे बाहर इंतजार करवाना क्या शोभित देता है? क्योंकि आप भी एक प्रतिनिधि है, एक नगर पंचायत अध्यक्ष के जो है अध्यक्ष हैं, और साथ तो क्या शोभा आपको देता है? ये जो घटना बता रहे हैं माननीय विधायक, ये सरासर गलत है। और वो सरकारी प्रोग्राम था, उस पर मैं खुद ही अतिथि के रूप में गया था, अध्यक्ष जी भी अतिथि के रूप में थी वहां पर। आप एसडीएम साहिबा से पता करेंगे, हम लोग काफी देर तक विधायक जी का इंतजार किए। विधायक जी तकरीबन एसडीएम साहिबा के जाने के आधे घंटे 45 मिनट बाद आए और गेट तो कतई बंद नहीं था। उसपे जो वीडियो में ताला दिख रहा है वो आप देखेंगे वो हैंडल पे लगा हुआ है, ना कि दरवाजे पे लगा हुआ है। और उसमें देखने वाली बात यह है, अगर इनको रोका गया या किसी ने भी रोका हो तो ये अधिशासी अधिकारी को कॉल कर सकते थे, एसडीएम साहिबा को कॉल कर सकते थे। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है, हमारी माता जी है, इनको कॉल करके पूछ सकते थे। उनका अधिकार भी है विधायक जी का कि जो है कि दरवाजा क्यों बंद है, लेकिन किसी से उन्होंने ना पूछा ना कहा ऐसी चीजें। उन्होंने सीधा जो है वो जिलाधिकारी महोदय को फोन किया, जो कि वहां पे उपस्थित भी नहीं थे। उनको उन्होंने फोन करके अपनी बातें, अपनी शिकायत दर्ज की, जबकि हम लोगों को कोई आशा नहीं था ऐसा कि जो है कि उनको बेइज्जत करने का प्रयास हो। हमारे पिताजी के साथ पढ़े लिखे हैं, हमारे चाचा की तरह हैं, ऐसी कोई चीजें उनके साथ हम लोगों को कोई भी आशा से ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। लेकिन सवाल ये है, सवाल तो खड़े होंगे आप सचिन जी, एक चीज ये बताइएगा कि सबसे बड़ी बात है कि एक विधायक हैं और चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ऐसे में अगर इस तरीके का गंभीर सवाल वो और इस तरीके का कहीं ना कहीं व्यवहार को लेकर के अगर वो अपनी तरफ से सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि विधायक जी इस पूरे मामले में झूठ बोल रहे हैं? वो जो इस मामले से आप लोगों के खिलाफ कोई राजनीति करने की बात कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो यही हुआ ना, मतलब अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो। जी 100% ऐसी ही बात है। जो है जो घटना घटी नहीं उस चीज को बताने से यही पता चलता है कि उनकी मंशा क्या है। देखिए, हम सम्मान किसी का करते हैं लेकिन सम्मान बराबर कर रहे हैं, ऐसी कोई घटना नहीं घटी। हम अभी भी कह रहे हैं कि सम्मान की बात है। बिल्कुल, एक सवाल ये आपसे, आखिरकार क्या वजह है विधायक जी आपसे इस तरीके से नाखुश हैं और झूठा इस तरीके का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? जी आप यहाँ पे पता कर लेंगे, यहाँ की जनता से पता कर लेंगे कि विधायक जी के द्वारा और उनकी जो यहाँ पे जो टीम है उनकी नजरों में हम भटकते रहते हैं।
और हमने विधायक जी को कई बार कहा है कि विधायक जी कभी कोई बात हो आप डायरेक्ट हमें कॉल कर लीजिए, बीच में कोई मतभेद करने का प्रयास करे तो उसके बाद में मत पड़िएगा, आप मुझे फोन कर लीजिएगा। ना तक हमारी उनकी गाली गलौज हुई, ना तू मैं हुई, ना मैं उनका कोई मेड़ काट लिया हूँ, कोई ऐसी घटना हुई नहीं है। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में ही हूँ तो उनको फोन करने में मुझे क्या दिक्कत थी? फोन कर सकते थे ना, कह सकते थे कि आपके कार्यालय का दरवाजा क्यों बंद है। उनको सीधा प्रश्न मुझसे पूछना चाहिए था, वो शासकीय अधिकारी से सीधा पूछना चाहिए था कि आपके कार्यालय का दरवाजा बंद क्यों है, और फिर उसको वीडियो बना के जो है डीएम साहब को क्या प्रस्तुत करना है, या मुख्यमंत्री से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से शिकायत करने के लिए कह रहे हैं, वो सब चीजें करना, ये आप खुद समझ लीजिए कि केवल राजनीति से प्रेरित है और कुछ भी नहीं है। इसमें सत्यता उतनी नहीं जितना वो बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल सचिन सिंह जी इसको लेकर जो बवाल साफ तौर पे ज्ञानेंद्र वहां पर कहीं ना कहीं साफ तौर पे रिपोर्ट भी कर रहे हैं। और अगर विधायक के साथ इस तरीके का अगर व्यवहार होगा, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि उत्तर प्रदेश में विधायक के आरोप लगाते रहते हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अगर एक ही पार्टी के विधायक के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होगा और इस तरीके का आरोप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं तो सवाल खड़े होंगे ना कि आपस में मतभेद है आप लोगों के बीच में। मतभेद को दूर करने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए। अगर मतभेद है तो मैंने सदैव प्रयत्न किया विधायक जी से, मैं जिलाध्यक्ष जी से भी प्रयत्न किया, मैं कल जिलाध्यक्ष जी से भी जो बात हुई है वो भी उनसे भी पूछ लेंगे आप कि मैंने क्या बातें कही जिलाध्यक्ष जी से कि मतभेद क्यों इतना कर रहे हैं, जबरदस्ती की बातें। भाई उसी पार्टी से मैं भी हूँ, कल अगर आपको टिकट मिलेगा फिर मैं आपके लिए दौड़ूंगा, और इसके पहले भी दौड़ा था जबकि मैं निर्दलीय चुनाव जीत के आया। जब मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा था मुझे टिकट नहीं मिला, उसके बाद मैं निर्दलीय चुनाव जीत के आया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। अगर मैं किसी को बेइज्जत करने के आशय से करता तो निर्दलीय रहता, निर्दलीय रह के चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में सबके बारे में बोलता ना, लेकिन मैंने ऐसा कहीं कोई कार्य नहीं हुआ। मैंने अच्छा दूसरी चीज ये भी ध्यान देने वाली बात है, वहां पे अध्यक्ष जी उपस्थित थी, अध्यक्ष भी है एक संवैधानिक पद है, और अध्यक्ष के ही सामने जिनको निर्वाचित मनोनीत सभासद हैं और निर्वाचित सभासद भी वहां उपस्थित थे, मनोनीत सभासद भी उपस्थित थे वहां पर। वो मनोनीत सभासद ने डायरेक्ट मना कर दिया कि जब तक हम नहीं आएंगे वो विधायक तब तक हम शपथ नहीं लेंगे। ठीक है, आपकी स्वतंत्रता है, आप शपथ मत लीजिए, ये आपका स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन किसी भी चेयरमैन का क्या बेइज्जत करने के आशय से ये कार्य नहीं किया गया, ये भी तो प्रश्न बनता है कि 1.5 घंटे 2 घंटे बैठाए रहे और आप आए ही ना। एक बात ये भी खड़ी होती है, देखिए एक वो जनप्रतिनिधि हैं, साफ तौर पे आप भी एक जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि हैं, साफ तौर पे आपके भी कई प्रोग्राम्स लगे होते होंगे। मैं पर्टिकुलर किसी की पार्टी के नहीं बन के बात कर रहा हूँ, मैं साफ तौर पे जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जो उनके सवाल है वो सवाल मैं आप तक भी रख रहा हूँ। और ये जरूर है कि मैं विधायक जी से जरूर बात करूंगा, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये भी सुनने में आ रहा है कि 2 नामित सभासद जो शपथ कर लेने वाले थे वो लोग बाहर गए थे, उनको बुला लिया गया। और दूसरी चीज, आप भी अंदर मौजूद थे, तो अगर आपको ये पता चल चुका था कि सदर विधायक बाहर आ चुके हैं, तो क्या आप उन्हें रिसीव करने नहीं जा सकते थे? देखिए पद में भी एक तरीके से बड़े हैं, उम्र में भी आपसे बड़े हैं, तो क्या आप ये नहीं आ सकते थे और उनको ले आने के लिए? 1 घंटे के आसपास उन्होंने बाहर इंतजार किया। जो वीडियो हम लोगों को उपलब्ध कराया गया, उस वीडियो में साफ तौर पे जो उनकी ओर से वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं, उस वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि उसमें ताला लगा हुआ है। अब वो ताला कैसा है क्या है, वो तो एक तरीके से जांच का विषय बनता है। अगर कोई जांच होती है तो फिलहाल उन्होंने डीएम से शिकायत की है, लेकिन क्या आप नहीं जा सकते थे? नामित सभासदों को जो शपथ लेने वाले थे उनको वापस बुला लेना। मेरी बात सुनिए, मुझे जैसे जानकारी पता चली, हमारे महामंत्री जी अंदर बैठे थे, जैसे पार्टी के महामंत्री हैं, वो व्यक्ति विशेष के महामंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जी अध्यक्ष जी की अनुपस्थित में वही आए थे, वो अंदर बैठे हुए हैं। जैसे पता चला तुरंत कि जो है कि विधायक जी ने फोन किया महामंत्री जी को कि जो है दरवाजा क्यों बंद है। महामंत्री जी ने कहा तुरंत हम लोग ने दरवाजे के पास, हमारा शासकीय अधिकारी दौड़ते हुए जा रहा था, जैसे वो गेट के पास पहुंचा विधायक जी गाड़ी मोड़ के चले जा चुके थे। और अगर ये 1 घंटे उपस्थित थे तो जब नैन्सी सिंह एसडीएम साहब जा रही थी तो क्या उनको तो दिखने चाहिए कि जो है विधायक जी बाहर खड़े हैं, एसडीएम साहब तो इनकी अनुपस्थित में ही गई। तो ये भी तो लॉजिकल बात है कि अगर ये 1 घंटे से खड़े थे तो नैन्सी सिंह जब जा रही थी तब कहाँ थे विधायक? पर विधायक जी अपनी बिल्कुल सचिन सिंह जी, देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं आप जिसकी भी बात सही है, आपके हिसाब से एक राइवलरी है ये, और राइवलरी विधायक जी की तरफ से आपके अकॉर्डिंग जैसा आप बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर एक बात मैं बोलना चाहूंगा भैया, विधायक जी ही अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि मैं 10 से 20 मिनट लेट आया, ठीक है,
उन्होंने कहा है 10 से 20 मिनट में लेट आया। तो जब 10 से 20 मिनट आप लेट आए तो जो है नैन्सी सिंह जब चली गई एसडीएम साहिबा, उसके 10 से 20 मिनट बाद लेट आए और आप 1 घंटे तक खड़े होना बहुत लॉजिकल बात है भैया। बात ये लॉजिक है कि 1 घंटे तक आप खड़े रहे, महामंत्री जी भी वहीं उपस्थित हैं, ठीक है। आप उनको अगर आप डीएम साहब को फोन करते, डीएम साहब कार्रवाई करा लेते वहां पे, तुरंत तत्काल कार्रवाई करा। अगर आप 1 घंटे तक खड़े थे, अगर आप 1 घंटे तक खड़े थे तो फिर आप अधिशासी अधिकारी को फोन करके क्यों नहीं प्रश्न किए कि तुम्हारा दरवाजा कैसे बंद है? आप चेयरमैन से प्रश्न कर सकते थे, आप क्षेत्रीय विधायक हैं, आप पूछ सकते थे चेयरमैन से कि आपके कार्यालय का दरवाजा क्यों बंद है। आपने किसी को फोन नहीं किया, लेकिन इसको राजनीति का एक मुद्दा बनाने के लिए सारी चीजें की गई। हाँ बिल्कुल सचिन सिंह जी, अभी देखिए फिलहाल ये तो राजनीति मुद्दा बन ही चुका है प्रतापगढ़ में कि दो लोग कहीं ना कहीं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो आपस में टकराव करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर हमने वो तस्वीरें देखी है जब अधिकारियों से टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, विधायक अधिकारियों को फटकार लगाते हैं या फिर अधिकारी किसी बात को लेकर के विधायक से नाखुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब दो जनप्रतिनिधि आपस में इस तरीके से टकराव की स्थिति में आ जाएगी और एक विधायक का प्रोटोकॉल को लेकर के सवाल उठेगा, दूसरी तरफ राइवलरी की बात होगी या फिर आपको उनसे दिक्कत की बात होगी, तो सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार एक ही पार्टी के जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्ता पक्ष की पार्टी है, उसी के जब दो जनप्रतिनिधि आपस में टकराव करते हुए नजर आएंगे तो आखिरकार सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार प्रतापगढ़ में क्या कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी के अंदर, बीजेपी खेमे के अंदर। अब ये किसको लेकर के दिक्कत है? विधायक जी को दिक्कत है? मैं तो बहुत छोटे पद पे बैठा, मेरी माता जी बहुत छोटे पद पे है, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। बात ये सोचने की बात 100% है। आप लोग खुद जो है जानकार हैं और राजनीति में बहुत करीब से आप लोग देख रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि पार्टी में किस प्रकार गुटबाजी हो रही, जो पार्टी के लिए कतई अच्छा नहीं है, पार्टी के लिए कैंसर का काम करेगा। और इसको दूर करने का लोगों को प्रयास करना चाहिए। जिन लोगों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए वो लोग उसमें खुद इन्वॉल्व होकर दोनों पक्ष को लड़ाने का काम करते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा। जब किसी को जो है प्रशासनिक मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो नहीं सचिन सिंह जी, आपको अगर देखिए खुल के जब आप बात करें कैंसर जैसी बीमारी का नाम ले रहे हैं और बीजेपी को आपस में खत्म करने में जैसी बात कह रहे हैं, तो अगर इतनी बड़ी बीमारी का नाम ले रहे हैं आप, तो आपको नाम भी लेना चाहिए ना कि वो कौन लोग हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आके बता रहे हैं कि आपकी राइवलरी विधायक से, विधायक आपसे नाखुश चलते हैं, वो आपको एक तरीके से आप वो नाखुश भैया, नाखुश होने की सबसे बड़ी वजह यही है, आपकी लोकप्रियता जब बढ़ने लगती है, आप लोग जो आगे बैठे हैं वो नाखुश होना शुरू कर देते हैं कि काल हमारे बारे में कहा जाता है काल के लौंडा क्या राजनीति कर रहा है। उनकी लोकप्रियता से भी तो आप भी नाखुश हो सकते हैं। सवाल तो ये भी बन सकता है ना कि दोनों लोग विधायक और मेरी बात सुनिए, विधायक और हमारा कोई जोड़ी नहीं, वो जो है क्षेत्र के पूरे विधायक है, हम छोटी सी नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, हमारा उनका कोई कॉम्बिनेशन है, हमसे बहुत वैसे भी ऊपर है, हम उनसे क्यों जलन रखेंगे? विधायक तो सवाल ऊपर आता है। फिर आप कह रहे हैं कि आपकी लोकप्रियता से डर रहे हैं, तो फिर तो कैसे? अगर छोटी सी नगर पंचायत एक चीज जानने वाली बात है भैया, जो ऊपर बैठा होगा नीचे आने वाले व्यक्ति से वो डरेगा कि जो नीचे बैठा होगा ऊपर वाले व्यक्ति से डरेगा? डरेगा तो वही ना, जो ऊपर बैठा हुआ नीचे से ऊपर जाने वाले व्यक्ति से तो वही डरेगा ना। बिल्कुल सचिन सिंह जी, यही दिक्कतें हैं कि आखिरकार एक जो माहौल बन रहा है, जैसा आपने बताया भी कैंसर जैसी बीमारी का जिक्र किया, जो खत्म कर देती है इंसान को, उसकी जिंदगी खत्म कर देती है, तो इसका मतलब आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ में जो चल रहा है वो पार्टी के लिए कैंसर जैसी बीमारी बन चुकी है। अभी लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। बीते लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी को नुकसान ये जो है आपस में जो ये मतभेद है इसी वजह से हुआ। लोग पार्टी की जब पार्टी की जो है धारणा को छोड़कर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को जो है सर्वोपरि समझने लगते हैं, तब पार्टी को नुकसान करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सचिन सिंह, देखिए तो आप दो जनप्रतिनिधियों की आपस की लड़ाई कह लीजिए या आपस में राइवलरी कह लीजिए या फिर आपस में कंपटीशन कह लीजिए। देखिए सचिन सिंह जी, आप क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी लोग, लेकिन आपने अपना पक्ष रखा, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके का आरोप विधायक ने लगाया है वहां पर, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि आपने खुद बोला है कि कैंसर जैसी बीमारी, इसका मतलब साफ तौर पर है कि बीजेपी को चोट ही पहुंचाने जैसी चीजें हो रही हैं। और अगर इस तरीके से जब दो जनप्रतिनिधियों का जो लड़ाई है वो खुल करके सामने चली आएगी, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार प्रतापगढ़ में हालात क्या बीजेपी के पक्ष में नहीं हो। क्योंकि लोकसभा का भी जिक्र किया, उसको भी आपने जिक्र करके बताया कि बीजेपी के लिए हालात ठीक नहीं है। फिलहाल इस सारे मामले पर अब राजनीति का जो विषय बन गया और चर्चा का बाजार गर्म है कि प्रतापगढ़ में आखिरकार किस तरीके से दो जनप्रतिनिधि बीजेपी के ही आपस में टकराव की स्थिति में है
और वहां पर माहौल खराब है। लेकिन इस पर क्या एक्शन पार्टी की तरफ से होगा या आपस में आप लोग सुलह करके करेंगे, वो तो आप लोगों का व्यक्तिगत है। लेकिन इतना जरूर है कि आप लोगों की बातों से साफ तौर पर लगता है कि जो दो जनप्रतिनिधि हैं वो आपस में टकराव की स्थिति में है, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खास नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सचिन सिंह जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानेंद्र, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे तमाम और सहयोगी भी हैं। अगर ज्ञानेंद्र आप बने रहना चाहते थोड़ी देर बने रहिएगा, हम तमाम अन्य लोगों के पास चलते फिर आपके पास वापस आएंगे। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से? देखिए अखंड, हमारे पास एक तस्वीर है, तस्वीर बहुत अगर बात करें कानून व्यवस्था को लेकर तो बहुत अच्छी तस्वीर है। और इस तस्वीर से करोड़ों मैं बात करूं अगर तो करोड़ों लाखों युवा जो भटक रहे थे इधर उधर, उन सब पे नकेल लगाया है यूपी एसटीएफ ने। और उसके बाद संयुक्त टीम ऊंचाहार पुलिस की है। हमारे पास एक तस्वीर है, तस्वीर के साथ मैं आऊंगा पूरी खबर पे, पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा। और अखंड, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये निकल के आया ना, अखंड ये गिरफ्तारी है एक युवक की, और ये युवक का नाम है सौरभ मिश्रा। जो एड्रेस दर्शाया गया है प्रेस नोट में, वो एड्रेस बताया गया है दिल्ली का। और ऊंचाहार और एसटीएफ लखनऊ की टीम ने एक गिरफ्तारी करी है, और ये गिरफ्तारी हुई है अगर बात करें तो चाइनीज लोन ऐप के माध्यम से। आपने देखा होगा करोड़ों और हजारों युवा भटक रहे थे, जो बेरोजगार युवा थे, उन सबको ये चाइनीज लोन ऐप अपनी तरफ आकर्षित करते हुए उनको एक झांसे में ले रहे थे। और ऐसे एक गिरोह का जो है यूपी एसटीएफ ने जो प्रेस नोट जारी करा है, वो रायबरेली पुलिस ने ऑफिशियली पुलिस मीडिया ग्रुप जो है उसने भी साझा किया गिरफ्तारी करते हुए, और यूपी एसटीएफ के प्रेस नोट के साथ में। तो आज ये खबर इसलिए बड़ी है, अहम है, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, चाहे वो राजनीति हो चाहे जो। तो वैसे जो युवा है उनको ये चाइनीज लोन ऐप जो होते थे उनको लेकर के युवा अक्सर जो है पाया जाता था कि उनमें मदमस्त होते जा रहे थे, और आसानी से पैसा अर्न करने के चक्कर में वो हफ्ता वाइज पैसा लेते थे, और तमाम सारी ऐसी हर एक ऐप की अलग अलग अपनी प्रक्रिया है। तो लेकिन जिस तरीके से ये अखंड देखने को मिला है, गिरफ्तारी हुई है, इस पे अगर बात करें तो मैं आपको विस्तार में बता दूं कि चाइनीज लोन ऐप से करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी। सौरभ मिश्रा नाम का ये युवक है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, और इसकी गिरफ्तारी के साथ एक मोबाइल और एक कार और 20,000 नगद बरामद किया है यूपी एसटीएफ ने, जो कि ऊंचाहार जो कोतवाली नजदीक थी वहां की कोतवाली को सुपुर्द किया गया। तो ऊंचाहार में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और अगर जब ये युवक जो है युवाओं को ठगता था, उसके साथ साथ ये न्यूड फोटो और सीबीआई का डर दिखा करके इस तरीके की ठगी करता था। और अब तक 2021 से लेकर 2025 तक करोड़ों रुपए की ठगी इस युवक ने करी थी तमाम बेरोजगार युवकों के साथ में हमारे देश के। और उसपे एसटीएफ ने पैनी नजर बनाई हुई थी अखंड। और ये गिरफ्तारी संयुक्त टीम ऊंचाहार पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ की तरफ से गिरफ्तारी की गई। बड़ी खबर है ये रायबरेली से जी। बिल्कुल इंद्रवीर, एक बिल्कुल बड़ी खबर है, क्योंकि इस तरीके से साइबर अरेस्टिंग के कई मामले सामने आए थे, बड़े से बड़े लोग इसका शिकार भी हो रहे थे। लेकिन सवाल ये है इंद्रवीर, क्या इस पूरे सरगना को क्या ये व्यक्ति अकेले चला रहा था क्या, या फिर इसके साथ की कुछ और लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है? देखिए अभी तक यूपी एसटीएफ के जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें फिलहाल इस युवक को अकेले बताया गया, लेकिन और जो अगर कोई गिरोह है तो उसके भी जो है विवेचना की जा रही। विवेचना के तहत पता चलेगा कि क्या और भी कुछ लोग थे या नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, इससे हड़कंप है कि चाइनीज लोन ऐप के माध्यम से ये ठगी किया करता था, और ऐसे बेरोजगार तमाम युवकों को ये जो है अपने झांसे में लेकर के ठगी करता था। और उसको कई तरीके की बातें उसमें निकल के आई हैं, जिससे अब जो युवा थे वो पैसे के लोन ऐप के चक्कर में पड़कर बेरोजगार जो थे वो और बेरोजगार हो रहे थे। वो कहीं ना कहीं झांसे में आकर के अपने घर में भी, अब इस तमाम घटना निकल के हमने भी सोशल मीडिया पे एक दिन पहले देखा, एक बड़े न्यूज चैनल पे एक व्यक्ति था जो गेम के चक्कर में ऐसे ही उसने अपने पत्नी के गहने बेच दिए। ऐसे तमाम सारी स्टोरी हमने देखी है, तमाम सारी स्टोरी हमने कवर करी है। तो ऐसे एक गिरोह तो नहीं कह सकते अभी, चूंकि गिरोह का कोई वो नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है रायबरेली में, और इसको जो है बाकायदे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। और ये बड़ी कामयाबी है रायबरेली और एसटीएफ लखनऊ की तरफ से जी। बिल्कुल इंद्रवीर, सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं चाइनीज लोन, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो बेरोजगार जो युवा होते हैं
उनको ये आसानी से अपना शिकार बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको बदनाम करने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं, हथकंडे अपनाए जाते हैं इनके द्वारा। और अगर इस तरीके की यूपी एसटीएफ ने एक सफलता हासिल की है, एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशंस के माध्यम से न सिर्फ बेरोजगार युवाओं को ठगा जाता है, बल्कि उनकी जो सामाजिक छवि है उसको भी धूमिल किया जाता है, जिसका डर दिखा करके उनसे न सिर्फ लोग बड़ी तादाद में उनसे पैसा ऐंठने का काम करते हैं, बल्कि उनकी छवि को धूमिल करके लोगों को न सिर्फ परेशान किया जाता है, बहुत अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में यूपी एसटीएफ ने जो कार्रवाई की है काबिल तारीफ है, लेकिन अगर और भी लोग इस पूरे गैंग में जुड़े हुए हैं तो उनको भी गिरफ्तार जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले कहीं न कहीं लोगों को परेशान करने की नीयत से साफ तौर पर ऐसे जो ठगने वाले लोग होते हैं वो जानबूझकर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर। इसमें दूसरा देखिए अखंड, एक छोटी सी जानकारी और साझा करना चाहूंगा। कल आपने जब मुझे पूछा था तो मैं आपको जरूर अपने दर्शकों को थाना हरचंदपुर क्षेत्र में जो 2 चोर भागे थे उनको लेकर के अपडेट आया है। देर रात पुलिस मीडिया ग्रुप में एक जो है पुलिस लाइन में भेजा है। हरकेश सिंह जो कोतवाल थे हरचंदपुर के, उनको लाइन हाजिर किया गया है। एक अभी तक उन चोरों की कोई जो है पता नहीं चला है कि गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, लेकिन एक पुलिस अधिकारी जो अपर पुलिस अधिकारी होते हैं, जो सीनियर अधिकारी होते हैं, अगर मैं यूं कहूं जो आईपीएस अधिकारी होते हैं, हमारे यहाँ रवि कुमार है और रवि कुमार ने इस ऐसे लापरवाही करने वाले एसएचओ को पुलिस लाइन का रास्ता दिखाया है और उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि ऐसे लापरवाही करने वाले इंस्पेक्टरों की जरूरत नहीं है रायबरेली में। जी बिल्कुल नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके की एक बड़ी लापरवाही है कि अपराधी को इतनी मुश्किल से पकड़ के लाया जाए और फिर अगर आपके थाने के परिसर से वो चला जाए, फरार हो जाए, भाग जाए, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार किस लेवल की लापरवाही पर वहां पर बरती गई कि इस तरीके के अपराधियों को, जिसको बड़ी मेहनत से पकड़ के लाया गया था, वो आपके थाने पर भाग जाते हैं। फिलहाल बहुत अच्छी कार्रवाई है, पुलिस के मन में होना चाहिए था, लेकिन ये कार्रवाई करने में थोड़ा लेट लगा दिया। ये अगर कार्रवाई जल्द करते तो शायद और भी ज्यादा इनकी तारीफ होती। फिलहाल जो भी है देर आए दुरुस्त आए, इनकी कार्रवाई पर सलाम है। ऐसे जो भी अधिकारी है उनको कम से कम सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रजीत। हमारे साथ बाबू अभिषेक सिंह बने हुए हैं। अभिषेक, कौन सी बड़ी जी अखंड जी, आज मैं भदोही और वाराणसी दोनों जनपद की चर्चा करूंगा। जिस तरीके से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगातार जो है कि संविदा कर्मियों द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें एक लिपिक जो है कि भर्ती आई थी, भर्ती के जो है कि विरोध में यहाँ प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है। यहाँ के प्रदर्शनकारी का ये कहना है कि जो संविदा कर्मी है उनको अभी पेरोल पे किया जाए, जिनको लगातार जो है कि यह आश्वासन दिया जा रहा था कि आप लोगों को पेरोल पे रख लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई जो है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हमारे साथ जुड़े हैं अखंड मैं रोक रहा हूँ, अभिषेक को रोक रहा हूँ। हमारे साथ राजेंद्र मौर्य खुद जुड़ चुके हुए हैं, सदर विधायक है। अखंड, सीधे सवाल आप कर सकते हैं राजेंद्र मौर्य जी से, जो भी अभी सचिन सोनू बोले हैं वो आप सीधे सवाल राजेंद्र मौर्य जी से कर सकते हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सर, सवाल है आपसे कि अभी हमारे साथ सचिन सिंह जी जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि जो आपने आरोप लगाए वो सारे के सारे आरोप सरासर झूठे हैं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं जो है हमारे जो नामी सभासद, तीनों नामी सभासदों को SDM महोदय ने और हमारे वहाँ के EO ने मुझे बुलाया था एज ए मुख्य अतिथि कि हमारे नेतृत्व को शपथ दिलाई जाएगी। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो गेट हमारे ही ठीक सामने गेट बंद किया जाता है। यदि हमारी बात को मिथ्या लगती है तो आप अपने CCTV को चेक करा लें। वहाँ उनका गुर्गा जो एक डब्बू सिंह है, एक शुक्ला है कोई, ये लोग इशारा करते हैं कि आप लोग जाइए। किसके कहने पर किया? EO अंदर बैठा है, EO से हमारे मंडल होते हैं संपर्क किया, मेरी उससे बात नहीं हुई। मैंने तुरंत DM साहब से कहा, तो DM साहब ने कहा मैं दिखवाता हूँ, आप मेरे आवाज पे आइए। तो मैं वो कहीं ट्रेन चेक करने गए थे, मैं गया, समय लेकर गया, उनको 4 बजे उनसे पूरी बात बताई। तो किसके कहने पे हो रहा है? एक क्या बताइए, सचिन सोनू है क्या एक प्रतिनिधि को अधिकार है, नगर पंचायत प्रतिनिधि को अधिकार है उसकी कुर्सी बैठने का? उनका संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? वो जो कृत्य करा रहे हैं या क्या दिखाना चाहते हैं? समाज में अराजकता फैला रहे हैं, वहाँ गुंडों को प्रश्रय दे करके वहाँ पे व्यापारियों को, जो सभासदों को धमका रहे हैं, ये किस मानसिकता का परिचय है? विधायक जी, वो तो कह रहे थे कि लोकप्रियता से डर रहे हैं, क्योंकि उनकी अभी हमारे साथ जुड़े हुए तो कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो लोकप्रियता से डर रहे हैं।
लोकप्रियता कर्म से होती है। मैं भी मानता हूँ लोकप्रियता कर्म से होती है। एक उद्दंड लोकप्रियता बना समाज में स्थापित करना, एक सरल लोकप्रियता स्थापित करना, दोनों में अंतर है। आपकी जो लोकप्रियता बना रहे हैं, गुंडे बदमाश को साथ लेकर के चलना और दबाव डालना, ये आपकी लोकप्रियता होगी। आपको मुबारक हो, आपको बधाई हो। मैं यही कहना चाहूंगा, आप पे ईओ ने जो आपके अंदर बैठा था, एक सभासद भी हमारा बैठा था, नैसी मैडम तो जो हमारे एसडीएम, उनको कहा उसने कि विधायक जी आ रहे हैं, रास्ते में है, प्रतीक्षा के लिए। तो उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ, जब आ जाए तो आप बुलाइएगा। वहाँ आप क्या बात कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आपके गुर्गे जो हम बाहर निकल के जैसे भी मैं गेट पहुंचता हूँ, आप कहते हैं आप जाइए, आपको कोई जरूरत नहीं है। तो बताइए किस अधिकार से आप कहवाते हैं, किसके आदेश को आपके गुर्गे कहने का? तो विधायक जी, आप तो जब इस पूरे मामले में आपने जिलाधिकारी से बातचीत की है, तो उसमें उनका क्या कहना है? अभी तक कोई जांच निकल करके सामने, वो तो कह रहे हैं कि ताला वाला बंद ही नहीं था। आप देख सकते हैं वीडियो में तो कहीं साफ तौर पे, और विधायक जी कह रहे हैं कि 1-1.5 घंटे इंतजार किया। वो तो उनके आने से पहले ही 25-30 मिनट पहले एसडीएम साहिबा गई थी। श्रीमान जी, देखिए आपके माध्यम, चैनल के माध्यम साफ स्पष्ट कर दूं, मेरे ही सामने, मेरे ही आंखों के सामने हमारे मंडल अध्यक्ष, दो सभासद जो जा रहे थे कार्यक्रम में भाग होने के, उनके सामने गेट बंद किया गया और पीछे से इशारा हो रहा है। तो ये साक्ष्य कौन देगा? ना तो आप दे पाएंगे ना मैं दूंगा। वर्तमान में मैं कह रहा हूँ, वहां पे आपका सीसीटीवी कैमरा उदाहरण है जो हमारे साथ साक्ष्य में है। ठीक है, मैं अभी शासन जमा करूंगा, उन पर मुकदमा दर्ज करके जो दोषी है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, तब उसमें न्याय प्रक्रिया जांच हो। नहीं तो अभी तक क्या हुआ है? अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी तो हाथ खाली है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक विधायक जी पे। देखिए, स्थानीय लेवल मैंने डीएम को सूचित कर दिया है, एसपी साहब को भी मैंने सूचना दे दिया है, लेकिन तहरीर दे के उन पर कार्रवाई करने के लिए मैं मांग करूंगा। बिल्कुल, वो आपका कहना है, आप देना चाहता हूँ। नहीं विधायक जी, आप तो आरोप उन पे लगा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर अभी जुड़े हुए थे वो तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता की बात कह रहे थे कि 15-20 मिनट पहले वो विधायक जी आए थे, कह रहे 15-20 मिनट मुझे हुआ, 10-15 मिनट हुआ। लेकिन वो जानबूझ करके इसको कह रहे थे कि मैं तो वो छोटा सा प्रतिनिधि हूँ, वो तो क्षेत्रीय विधायक है, और विधायक जी के साथ इस तरीके का व्यवहार होने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। और उन्होंने कैंसर की बीमारी का उनके लिए जो है, यदि जो बोल रहे हैं उनके मन में स्वैच्छिक स्वतः मन में हो, तो हमको समझता नहीं समझता इस तरह से कोई व्यवहार स्थिति उत्पन्न होती कि अपनों किसी छोटे बड़े का अंतर उनको मालूम होता। इस तरह का जो व्यवहार उन्होंने किया, जो आपको मीडिया पे आके कहना पड़ रहा है, उनको सफाई देना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप सदर से विधायक हैं, और प्रतापगढ़ में तो देखा हमने लोकसभा में बीजेपी को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, और अगर बीजेपी के एक छोटा प्रतिनिधि और एक क्षेत्रीय विधायक के बीच में इस तरीके से अगर मुहरा कुश्ती होगी, तो बीजेपी को नुकसान होगा कि नहीं होगा? अगर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं शालीनता के साथ दोनों लोगों को बैठ करके बातचीत करनी चाहिए थी। वो कह रहे हैं कि विधायक जी को हमसे बात कर लेनी चाहिए थी, हमको फोन कर लेना चाहिए था, उन्होंने हमें ना फोन करके सीधे जिलाधिकारी को फोन कर दिया। अब इसकी जिम्मेदारी उनकी है, उनका क्षेत्र है, उनका परिसर है। आपने बुलाया, उन्होंने ना तो उनकी माँ ने हमको फोन किया, ना तो उन्होंने फोन किया। मैं उनके किस आधार पर फोन करूं? वो कौन है? ना तो वहां की पंचायत अध्यक्ष ने मुझसे बात किया, हमसे ईओ ने कहा और एसडीएम ने कहा, तो मैं उनके बुलावे पे मैं गया था। वहां नगर पंचायत अध्यक्ष और प्रतिनिधि के बुलावे नहीं गया था। प्रतिनिधि कौन होता है? वहां का अध्यक्ष ही मालिक है ना। मैं विधायक हूँ तो मैं मालिक हूँ, हमारा प्रतिनिधि कौन होगा? सदन में मुझे बैठना, जवाब मुझे देना है। जनता के बीच में जो कदाचार व्यवहार दुर्व्यवहार मैं करूंगा, मैं जवाब दूंगा। तो प्रतिनिधि से मैं क्यों बात करूं? वो कौन होते हैं? तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है विधायक जी का। मतलब कि अगर एक क्षेत्रीय विधायक को, वो भी जिसकी पार्टी जो सत्ता में पार्टी है, वहां पर एक प्रतिनिधि इस तरीके से विधायक के साथ, क्योंकि आपका प्रोटोकॉल है, और अगर उसकी अवहेलना की जा रही है, तो अभी तक तो कुछ ना कुछ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अभी तक तो मामला शून्य है, कुछ नहीं हुआ। मैं उस दिशा में कार्रवाई करने के लिए भी हम संपर्क में हैं। जैसे कार्रवाई हो जाती है मैं आपको सूचित करूंगा। तो जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला है? कोई कार्रवाई की बात कही गई, कुछ हुआ है? उन्होंने कहा था कि हमको आप लिखित दीजिए, मैं कार्रवाई करवा रहा हूँ। आपने लिखित दे दिया? लेके सूचना उनको लेके आया हूँ। अब वो क्या कार्रवाई करता मैं उनसे पूछ लेता हूँ अभी। बिल्कुल विधायक जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जो
कुछ क्या पूछना चाहते पूछ लीजिए आप। बिल्कुल अखंड, देखिए साफ तौर पे एक सवालिया निशान खड़े हुए। एक जनप्रतिनिधि जो लाखों वोटों से जीत करके, हजारों वोटों से जीत करके लाखों जनता का प्रतिनिधि बनता है, और उसके बाद उसको तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट तक बाहर ही वेट कराया जाए, ये सवालिया निशान खड़े होंगे। सचिन सिंह सोलू वो एक प्रतिनिधि थे, उन्होंने साफ तौर पे क्या कहा कि मैं अंदर मौजूद था। अगर वो अंदर मौजूद थे, वो प्रतिनिधि है, साफ तौर पे आप वो बड़े भी है, राजेंद्र मोहन उनके पद में भी बड़े हैं और उम्र में भी बड़े हैं। साफ तौर पे ये दर्शाता है कि किस तरीके से ईगो का प्रॉब्लम टकरा रहा था। साफ तौर पे वो चाह रहे थे कि विधायक जी खुद अंदर है, तो ये ईगो का प्रॉब्लम था। ये दर्शा रहा है कि नगर पंचायत में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपको पहले ही बताया कि बीते सोमवार को किस तरीके से बताया कि रानीगंज विधानसभा में दो नेता, दिग्गज नेता आपस में भिड़े, लेकिन साफ तौर पे कल जिस तरीके से एक प्रतिनिधि के साथ और उसको घंटों इंतजार कराने के बाद भी नगर पंचायत अध्यक्ष ने अभी तक, जो मेरी जानकारी है, वो अभी तक जो मुझे पता है कि अभी तक सदर विधायक से एक बार भी बात नहीं किया। लेकिन सूचनाएं सिर्फ ये कही जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:30 से 2 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, वो भी नगर पंचायत अध्यक्ष की ओर से। तो सोचिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अब बातें कही जा रही हैं। और वहीं विधायक जी से सुबह से मेरे लगातार कॉन्टेक्ट, लेकिन इनके लगातार पूरे शहर में कई कार्यक्रम लगे हैं। सिटी नगर पंचायत में भी जो है शपथ ग्रहण समारोह है, वहां पे भी उनको जाना था। लेकिन अच्छी बात यह है कि देखिए, समय निकाल करके इन्होंने अपनी बातें रखी और साफ तौर पे रखा कि क्या कुछ हुआ है और क्या घटनाक्रम हुआ है। लेकिन वीडियो साफ तौर पे दर्शाता है, हमारे पास जो वीडियो है 20 सेकंड और 15 सेकंड का ही वीडियो है, उस वीडियो में साफ तौर पे दर्शा रहा है कि विधायक जी गाड़ी में बैठे हैं, बाहर से ताला लगाया गया है और उस वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि अंदर कुछ लोग खड़े हैं। तो ये दर्शा रहा है कि नगर पंचायत अध्यक्ष की ओर से गेट में ताला लगाया गया था। ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं इशारा तो दिया ही गया होगा, इशारा तो उनको दिया ही गया होगा कि अंदर ना आने दिया जाए। ये एक राजनीति है, क्योंकि अगर बात करें तो 7 से 8 महीने बाद विधायकी का चुनाव है, 2027 का चुनाव है, और कहीं ना कहीं जो अंदर खाने से मेरे सूत्र जो कहते हैं कि वो भी विधायकी की दावेदारी ठोक रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा खेल टिकट के लिए चल रहा है। एक विधायक को किस तरीके से अपमानित कल किया गया, वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। तो इस पे कार्रवाई क्या जिलाधिकारी की ओर से किया जाता है। पहली बात तो जिलाधिकारी की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी, सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि वहां के ईओ और जो अन्य कर्मचारी हैं, सबसे बड़ा जवाबदेही बनती है। और दूसरी बात बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का एक लौता विधायक सदर से है, शहर से है, साफ तौर पे बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक बात कही जाती है कि प्रतापगढ़ के बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अमर्यादित व्यवहार है। अगर एक क्षेत्रीय विधायक है, सत्तारूढ़ की पार्टी है, समाज में इस वक्त सरकार में है, और सरकार में होने के बाद अगर इस तरीके से प्रतापगढ़ में जिस तरीके से सदर के विधायक होने के साथ इनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया है, अपने आप में सवालों के घेरे में है। और किसी को भी जो हमारे बनारस विश्वविद्यालय से एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, अभी आपके पास आते हैं। बिल्कुल विधायक जी, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला हुआ है, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है और बिल्कुल ये किसी को भी अधिकार नहीं देता कि किसी को कोई अपमानित करे। और अपना एक विधायक का प्रोटोकॉल होता है और उस विधायक के प्रोटोकॉल के तहत जो भी प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ये अलग विषय है। लेकिन आपके हाथों में किसी को अपमानित करना, उसके साथ अमर्यादित व्यवहार करना, अभद्र व्यवहार करना, ये साफ तौर पर अलग है। आपकी अगर आप प्रतिद्वंदी मानते हैं, कॉम्पिटिटर मानते हैं, तो आप चुनाव की वक्त या फिर आप उस सीट पे दावेदारी ठोक सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी विधायक के साथ इस तरीके का अमर्यादित व्यवहार करें, दुर्व्यवहार करें। और कहीं ना कहीं एक कुछ विधायक को जो कि लाखों वोटों से जीत करके कहीं ना कहीं सदन में पहुंचा हो, और उस सदन में पहुंचा हो, लोकतंत्र का मंदिर बोला जाता है, वहां पहुंचा हो, और अगर उसका विधायक का उस तरीके से इस तरीके का जो स्वागत होना चाहिए, स्वागत की जगह इस तरीके का अभद्र व्यवहार किया जाए, अगर ताला लगा दिया जाए, तो सवाल खड़े होंगे। इस पूरे मामले में बिल्कुल जैसा कि ज्ञानेंद्र ने भी बोला है कि किस तरीके का एक्शन लिया जाता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरीके के व्यवहार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये विधायिका के लिए भी ठीक नहीं है।
फिलहाल इस पूरे मामले में देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई प्रशासन की तरफ से क्या की जाती है। विधायक जी ने भी लिखित शिकायत दे दी है और अब इंतजार है उस लिखित शिकायत पर किस तरीके का रिएक्शन आता है। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ज्ञानेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं बदोई से, कंटिन्यू कीजिए अभिषेक। जी अखंड जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार बीएचयू में कनिष्ठ लिपिक भर्ती के विरोध में यहाँ के संविदा कर्मी लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वहाँ के प्रदर्शनकारी भी जुड़े हैं जो विरोध कर रहे हैं। जो यह संविदा कर्मी है, इनका यह कहना है साफ तौर से कि जो हमारी जो है कि भर्तियां हैं उसको अभी सरकार ने यूं कहें कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक हम लोगों को पेरोल पे नहीं रखा। इस पर हम लोगों की लगातार वार्ता की जा रही थी, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी भी बात जो है कि सुनते हैं इनका क्या कहना है। जी, मेरा नाम सौरभ सिंह है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैं बोल रहा हूँ। मैं केंद्रीय कार्यालय में कार्य करता हूँ संविदा कर्मी पे, और हम लोग की मांग है नियमितीकरण की मांग। और यहाँ पे आप देखेंगे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारी हुए हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। आप हमारे कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं। और हम लोग की बात प्रशासन नहीं सुन रही है, और हम लोग विगत 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण वार्ता के लिए। नहीं तो क्या जो आप लोग कह रहे हैं कि परमानेंट के लिए कह रहे हैं कि आपको परमानेंट कर दिया जाए? हम नहीं कह रहे हैं, हमारा लॉ कहता है, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि जितने 10 साल से ऊपर लोग कार्य किए हैं, चाहे वो किसी भी श्रेणी की हो, चाहे वो तृतीय श्रेणी की हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी की हो, सबको वो अपने अधिकार के अनुसार मतलब कर सकते हैं यूनिवर्सिटी। और काफी यूनिवर्सिटियां अगर आप देखेंगे भी तो काफी यूनिवर्सिटियां की भी अपने लेवल पे अपने लोगों के हित के लिए, अपने कर्मचारियों के भविष्य के लिए सोची भी। क्या बोल रहा है पूरे मामले पर? जब आपने अपनी बात रखी, आप 3 दिन से बता रहे बैठे हैं, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या दलील दे रहा है? यूनिवर्सिटी प्रशासन ये कह रहा है कि प्रॉक्टर कुछ लोग आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप 6 लोग चांसलर से आके मिल लीजिए और आप लोग धरना समाप्त कर दिए। आप तब वाइस चांसलर तभी मिलेंगे जब आप धरना समाप्त करेंगे। तो हम लोग अपनी बात कैसे कहें? मान लीजिए वहां जाए वो लोग पलट जाए तो हम लोग के हक की आवाज कौन सुनेगा? कितने साल हो गए आप लोग को नौकरी करते हुए? हमको तो 15 साल हो गए, कुछ लोग 20 साल, कोई 30 साल, कोई रिटायर भी हो गए, और कोई 25 साल भी है। और हमारे देखिए सबसे एजेड देखिए, इनका 2 साल में होंगी, इनकी एज देखिए, और इनका भी एज देखिए। बस 2-3 साल में ये लोग हो जाएंगे रिटायर। एक सवाल ये भी है आपसे, क्या आप इस संस्थान में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग संविदा पे काम कर रहे हैं, तो क्या इससे पहले किसी और की परमानेंट नियुक्ति हो चुकी है? हाँ, इसके पहले प्रशासन ने किया है, 2006 में 7 में अपने लेवल पे किया है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अगर जांच करेंगे तो सर हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग बस ये चाह रहे हैं कि प्रशासन हम लोग का दर्द समझे। प्रशासन मतलब हमारे गार्जियन। अगर हम बच्चे अपने गार्जियन से ही अपनी बात कहेंगे, अगर गार्जियन ही हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम लोग अपनी पीड़ा किससे कहेंगे? हम लोग तो उनके बच्चे हैं ना, हम लोग अपने दर्द किससे व्यक्त करेंगे? नहीं तो कोई भी आश्वासन आप लोग को नहीं मिला आज तक? अगर आप लोग इतने दिन से कोई आश्वासन नहीं है। बस उन लोग का ये कहना है कि वाइस चांसलर सर महोदय तभी मिलेंगे जब मतलब 5 लोग का नाम है, आप मिल लीजिए और धरना समाप्त कर दीजिए। हम लोग धरना नहीं है, हम लोग के शांतिपूर्ण हम लोग बैठे हुए हैं, वार्ता है बस कि सर हम लोग की बातें सुनिए। या हम लोग काफी ज्ञापन भी दिया है, कमेटी भी यहाँ बन चुकी है, और ज्ञापन के बाद भी और इन्होंने टाइम घोषित कर दिया है कि हम करेंगे, एग्जाम कराएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कुछ दिनों पहले एक जो है कि बयान जारी किया गया था जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो भी कर्मचारी उनको नियमीकरण के लिए एक फरमान जारी किया गया था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम लोग की प्रतिक्रिया बस शांतिपूर्ण है। अगर प्रशासन अपनी कर सकता है, उनके हाथ में है। हम लोग इस तरह हम लोग कार्यालय में सब लोग कार्य करते हैं, एक अनुशासन से बंधे हुए हैं। विद्यालय प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि इसके लिए टीम गठन कर दी गई है, इस पर जो भी कार्रवाई है वो सुनियोजित तरीके से की जा रही है। कमेटी अगर 1 साल 2 साल अब ये बताइए सर, जैसे अभी 199 है यहाँ पे जैसे पोस्ट, इन लोग अभी एग्जाम कराने वाले हैं, और जैसे हम लोग कुल मिला के 150 है और 150 लोग होंगे। सफाई कर्मचारी भी है यहाँ पे, एमटीएस भी है। इन लोग के पास 3000 पोस्ट खाली है, इन्होंने ही दिया है। हमारे पास सारी चीजें डिटेल है।
तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? अगर उन्होंने दिया तो दिक्कत क्या आ रही है? कुछ तो बता रहे होंगे ना, कोई बात तो कहते होंगे। सर पहले सर जैसे 199 लोग के लोग एग्जाम करा देंगे, लेकिन और जो भी लोग हैं वो लोग क्या ऐसी तरह देखते रहे कमेटी के आधार पर बैठे? सर सबकी उम्र हो गई है, आपको लगता है कि हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे? सबके मेरी उम्र 40 साल हो गई, अभी इनको दिखाए हैं, इनकी 55 साल है, तो क्या इसमें कोई पढ़ पाएगा सर? बड़ी विचित्र बात है अगर इस तरीके की बातें हैं और तमाम लोग इस तरीके से इतने दिनों से धरने पर अगर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर के, तो कम से कम ये बात कहना कि पहले धरना खत्म कर दीजिए फिर हम आपकी बात सुनेंगे। पहले आप उन प्रतिनिधियों को बुलाते अपने पास और बुला करके उनसे पूछते कि आपकी समस्या क्या है, उसका कोई हल निकालते। अगर इस तरीके से लोग बैठे हैं और जो भी प्रक्रिया का पालन आप कर सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है तो उनको उस हिसाब से उनको समझाइए। अगर वो बैठे हुए हैं तो उनके हिसाब से बातों को समझिए। अगर आप केवल धरना खत्म कर दीजिए तब आपसे मिलेंगे, तो ये भी अपने आप में प्रशासनिक अमले का एक अड़ियल रवैया है, जिसकी वजह से कोई नूरा कश्ती होती रहेगी आपस में, ये टकराव की स्थिति बनी रहेगी। ये तमाम जो कर्मचारी हैं जिसमें जो लोग रिटायर होने की स्थिति में पहुंच गए हैं, अगर उन लोगों के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो उनके परिवार वालों के बारे में कौन सोचेगा? और अगर इतने वर्षों से लगातार जो आपके काम कर रहे हैं उस जगह पर, तो कम से कम इनके बारे में सोचना चाहिए। ये कोई गलत मांग थोड़ी ना कर रहे हैं। और अगर ये प्रक्रिया का ये व्यवस्था में हो सकता है, ये संभव है, तो आखिरकार इस तरीके की लापरवाही, यूं कहें कि हीला हवाली करना भी अपने आप में सवालों के घेरे में है कि तमाम जो कर्मचारी हैं इस तरीके से लगातार बैठे हुए हैं, तो सवाल कर रहे हैं वो, और आप उनसे कह रहे हैं पहले धरना खत्म कर लीजिए तब बात करेंगे। अरे जो भी बात करनी है पहले बात कर लीजिए, धरना खत्म करने से सुनना होगा क्या? धरने पे तो फिर भी बैठ सकते हैं ये आकर के बात करने के बाद आपके। और सर ये जो कमेटी इन्होंने बनाया है विगत, ये जो हम एडवर्टाइज लोग अपने साइट पे डाले हैं 10 दिन पहले बनाए हैं, 5 दिन के लिए पहले कमेटी गठित की है। इसके बाद इन नोटिफिकेशन इन्होंने कर दिया ताकि हम लोग कुछ बोले ना, क्योंकि हमने तो पहले से इन्होंने का मन करना था कि हम कमेटी बना दिए ताकि ये बचे रहे कि हम एग्जाम भी करा लें, और ये कमेटी का हम हवाला भी दे दें कि तुम लोग के लिए कमेटी बना दिया गया। और सर अगर इन लोग रहता है तो इतने हम लोग जो रिटायरमेंट के करीब हैं इनको देख रहे हैं, तो इनके बारे में अब तक प्रशासन नहीं सोची, अभी तक नहीं सोचा है कुछ भी। कमेटी भी रिसेंट बना है सर, सोचना चाहिए। और अगर आपके साथ कोई इतने वर्षों से जुड़ा हुआ है और इतनी लंबी उसने आपके साथ काम किया हुआ है, तो कम से कम जो भी मानवता होती है, जो गाइडलाइन होती है, उसको फॉलो करते हुए जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कम से कम उनको तो आप रखते हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों की बातें सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे अड़ियल रवैये से किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकलता है। अगर आप अड़ियल रवैये पे अड़े रहेंगे तो ये भी अड़ियल रवैया अपनाए रखेंगे कि हम भी धरने पर बैठे रहेंगे, और आप सोचोगे कि जब तक खत्म नहीं कर लेंगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? क्या अभिषेक, आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी विश्वविद्यालय की बात की, आपने पूछा कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से इन लोगों का कहना है, उनका क्या कहना है? वहां पर किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई इस पूरे मसले को लेकर? विश्वविद्यालय प्रशासन से कल हमारी देर शाम बातचीत हुई थी, तो वहां से यही एक जो है कि बातचीत निकल करके सामने आई कि उनका ये साफ तौर से कहना था कि 199 जो लिपिक भर्ती के लिए हमारे जो विज्ञप्ति जारी किए गए हैं, इसके अलावा जो संविदाकर्मी लगातार कर रहे हैं, पैनल बनाते, उनके लिए हमारी टीम गठित की गई है, उस पर भी उनके बातों को सुना जा रहा है। लेकिन जब प्रदर्शनकारियों से बातचीत की जा रही है तो इनका साफ तौर से कहना है कि हमारे साथ अभी तक कोई विश्वविद्यालय प्रशासन के अधीनस्थ कर्मचारी नहीं आकर के मुलाकात किए, ना ही हम लोगों से वार्ता किए, ना ही हमारी बातों को सुन रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन एक तरफ कह रहा है कि मैं टीम गठित किया हूँ, और दूसरी तरफ अगर प्रदर्शनकारी से बातचीत की जाती है उनका कहना है एक ये देखिए इनका, ये देखिए ये भी रिटायरमेंट करीब है, ये सफाई कर्मचारी, इनके बारे में प्रशासन नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? आप देख पा रहे होंगे सर, आप अपनी बात कहिए। और अगर इस तरीके लाइव है, नहीं सोचना नहीं, सुनाई देगा तब ना बात करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखिए कुछ क्या बोल रहे हैं, इतना उम्र हो गया और मैं काम कर रही हूँ देशों में, लेकिन परमानेंट नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात है कि क्या करेंगे? समझना चाहिए। आप कैसे पालेंगे, पोसेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे? नहीं, बिल्कुल वाजिब सवाल है। अपना खर्चा तो चलिए नहीं रहा है तो दूसरों को क्या करेंगे? अभी दर्द को समझने के लिए सेवा कर रहे हैं। आप इनका दर्द बता रहा होगा सर। नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा है। और आप इनका ही नहीं, आप सभी लोग जो वहां पर हैं मौजूद, आपके पीछे जितने भी लोग हैं, साफ तौर पर सभी का दर्द है और ये बिल्कुल वाजिब ही है। लेकिन इस पे विश्वविद्यालय प्रशासन को कोई ना कोई जो कमेटी गठित की है, जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने बातचीत की, लेकिन आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई है,
फिलहाल इस पूरे मामले का कोई ना कोई हल जरूर निकालना चाहिए और विश्वविद्यालय प्रशासन से एक बार जरूर अभिषेक बात करिएगा और पूछिएगा कि इस पूरे मामले पर आप ये कह रहे हैं कि उनसे बातचीत हुई है, लेकिन उनका कहना है कि हमको कहा गया है पहले कि धरना पहले खत्म करो, फिर उसके बाद हम वाइस चांसलर से मुलाकात कराएंगे। तो इस मामले को लेकर के जरूर वहाँ पे जो विश्वविद्यालय प्रशासन उनसे बात कीजिएगा और इनकी बातों को बताइएगा वो क्या कहते हैं, इसको भी जरूर अपडेट कीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा हम लोग का समर्थन थोड़ा कर दीजिए, हम लोग बस इसी उम्मीद में बैठे हैं। कम से कम हमारी दर्द आपके माध्यम से कम से कम प्रशासन ही समझे, हमारे गार्जियन समझे। आप प्रशासनिक अमला बिल्कुल इस पर विचार करना भी चाहिए और आप लोगों की बातें और भावनाओं को कद्र करनी चाहिए। अब फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन का क्या कहना है अभिषेक, इसको जरूर आप उनसे बात कीजिएगा, जो भी जिम्मेदार होंगे उनसे बात करके इस पूरे मामले पर चर्चा जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको जिस तरीके की बात कही जा रही थी SIR को लेकर के, ठीक वैसा ही हुआ है। 2 करोड़ से ज्यादा नाम SIR में उत्तर प्रदेश में कट चुके हैं। अब ब्रीफ में हम अभी आपको थोड़ी देर बाद डिटेल करेंगे कि आखिरकार कितने लोगों के नाम कटे हैं, कितने विस्थापित थे, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, सारी डिटेल आपके साथ साझा करेंगे। तो कहीं ना कहीं 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।